हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ये अब हम नावल के पार्ट नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। रेहान के ऑफिस में इमरान के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। शुरू शुरू में तो रेहान ने उससे बात ही ना की थी, मगर जब एक तसल्सल से उसके कॉल्स आने लगे तो रेहान को मजबूरन उससे बात करना पड़े। और इमरान ने जो बात उसको बताई उसे सुनकर कुछ पल के लिए रेहान साकत रह गया था। ये क्या हो गया था उसके भाई के साथ। रेहान ने आंखें मूंद कर करब से सोचा था और बिना किसी को बताए उसने खामोशी से लंदन जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि ऐसे वक्त में फातिमा को उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था और किसी भी वक्त उसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था, मगर रेहान के लिए इस वक्त सबसे जरूरी उसका भाई था। उसने फातिमा की शिकायती नजरों को भी परवाह ना की थी, जो ऐसे वक्त में उसके जाने का सुनकर रेहान से बात करना भी छोड़ चुके थे। रेहान के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे से जमान शाह ने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी रेहान पर छोड़कर खुद तबलीग के काम से जुड़ चुके थे। रेहान उनसे एक जरूरी बिजनेस डीलिंग का कहकर लंदन रवाना हो गया था, जहां उसका भाई बेसब्री से उसका मुंतजिर था। लंदन पहुंचकर जिस वक्त रेहान ने इमरान के फ्लैट में कदम रखा, इमरान बेसब्री से उसे दरवाजे के पास ही टहलता हुआ मिला था। रेहान को देखते ही वो बेताबी से आगे बढ़कर उसके गले लग गया था और फूट फूट कर रोने लगा था। रेहान काफी देर उसे तसल्ली देता रहा और फिर कुछ ही देर बाद उसकी ब्रिटिश बीवी एक रूम से निकलकर उन दोनों के पास आई और आते ही उसने अपना मुतालबा दोहराना शुरू कर दिया। रेहान ने गुस्से से इस बदतमीज औरत को देखा था, जो अपने बेडोल हुए वजूद पर टाइट फिटिंग की शर्ट पहने अपने वजूद में होती हुई मुतवक्को तब्दीलियों को और नुमायां कर रही थी। और रेहान ने तेजी से उसकी तरफ से नजरें फेरी थी। ये थी उसकी बीवी की पसंद, ये थी उसके भाई की पसंद, जिसे उसने अपने पर तरजीह दी थी। रेहान ने कर का सोचते हुए अपने बैग से पैसे निकालकर उस औरत को थमाया। वो पाकिस्तानी करेंसी को यहाँ पर आते ही पॉन्ड्स में चेंज करवा चुका था। इस वक्त इमरान खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। वो अपने भाई से इस वक्त कितना शर्मिंदा था, बस वही जानता था। रेहान ने पैसे देते ही इमरान की बीवी एलिस को उसका वादा याद दिलाया था। उस औरत ने शातिराना अंदाज में हंसते हुए रेहान को इत्मीनान दिलाया था कि वो अपने वादे से मुकरेगी नहीं, बल्कि अपने बच्चे को उन्हें सौंप कर की एहतियात करेगी। पैसे लेते ही वो ज्यादा देर रेहान के साथ बैठी नहीं थी। उसे सुबह के लिए अपना बैग भी तैयार करना था, क्योंकि कल सुबह उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना था। उस रात इमरान बहुत देर तक बैठा अपने भाई से अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगता रहा था। उसने जारून शाह, जमान शाह, अपनी माँ से भी माफी मांगी थी और तब भी ध्यान ने इमरान शाह को अपनी माँ उताया के इंतकाल के बारे में बताया था, जिसे सुनकर इमरान को सख्ता हो गया था। यानी वो अपने बाप के लिए वाकई में मार चुका था, जिन्होंने उसकी सगी माँ को उताया के इंतकाल की खबर भी उस तक पहुंचने ना दी थी। वो सर झुकाए फर्श को घुटता हुआ बिल्कुल चुप बैठा रह गया था। नजरों के सामने अपने घर में गुजरे हुए दिनों की मंजर घूमने लगे थे। उसकी जान से प्यारी माँ कैसे बचपन में उसे खाना खिलाने उसके पीछे दौड़ते थे और वो उन्हें तंग करने के लिए यहाँ वहाँ चुपता फिरता था। उसके साथ खेलती हुई उस प्यारी बहन रिहा, जो उसके लिए रिहान और जाविया से भी लड़ पड़ती थी। उसकी शरारतों पर शफकत से मुस्कुराते हुए उसके ताया जान, उसकी बदतमीजियों पर गुस्से से उसे घूरता हुआ जाविया। दियारे गैर आने के जुनून में वो क्या कुछ ना अपने पीछे छोड़कर आया था। उसके सारे अपने उसे रूठ के थे। उसके प्यारे बाबा जान, जिन्होंने उसकी तरफ से अपना दिल पत्थर कर लिया था। अम्मी जान, उसकी जुदाई का गम लिए इस दुनिया से चली गई थी। और उसके ताया चांद भी, उसे अपनों के आखिरी दीदार से भी महरूम कर दिया गया था। शायद यही उसकी सजा थी। कब से वो रेहान शाह के सामने खामोश बैठा हुआ था। रेहान को पता था उसके लिए सदमा काफी बड़ा था, मगर कभी ना कभी तो उसे इस बारे में बताना था ना। फिर कुछ ही देर बाद इमरान खामोशी से उठा और रेहान को उसका कमरा दिखाकर आराम की तलकीन करता खुद भी सोने चला गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब अचानक किसी अजीब से एहसास से रेहान की आंख खुली थी। वो सोते सोते अचानक घबरा कर उठा था। अनजानी जगह होने की वजह से उसे शायद नींद नहीं आ रही थी। उसने टेबल लैंप ऑन किया और उठकर टहलने लगा। कुछ तो अजीब सा था जो वो महसूस कर रहा था, मगर क्या, ये तो समझ नहीं आ रहा था। अब तो नींद आने से रही। उसने दरवाजा खोलकर रेहान के कमरे का रुख किया था। इमरान और उसकी बीवी अलग रूम से सो रहे थे। ये कुछ देर पहले उसने देख लिया था। उसके सामने तो इमरान सोने के लिए दूसरे रूम में गया था, उसकी बीवी अलग रूम में सोने गई थी। तभी वो बेझिझक इमरान के रूम में चला आया था। इमरान अपने बेड पर सो रहा था और रेहान ने आगे बढ़कर उसके पास ही बेड पर बैठ गया था। कमरे में फैली हुई मदम रोशनी में उसने इमरान के चेहरे को देखा, जो हूबहू उसी के काबिल था। इमरान और रेहान में जबरदस्त मुशाबहत थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे से इस हद तक मिलते थे कि जिन्होंने इन दोनों को पहली बार देखा हो वो पहचान ना सकता था कि कौन इमरान शाह है और कौन रेहान शाह। मगर अब इमरान काफी कमजोर हो गया था। ब्लड कैंसर जैसे मौसी मर्ज ने उसको जैसे निचोड़ करा दिया था। उसका चेहरा बिल्कुल सर्द हो रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के और चेहरे की उभरी हुई हड्डियां बता रही थी कि वो बहुत अरसे से अपनी बीमारी से लड़ रहा है। रेहान ने गहरी सांस खींचते हुए उसको सर पर प्यार से हाथ फेरा था, मगर
اس کا ماتھا برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ ریحان ایک دم ٹھٹک گیا تھا، اسے جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، وہ بھی برف جیسا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ریحان نے کئی بار اسے آوازیں دی مگر بے سود۔ اس نے عمران کے ہاتھ کی پلس چیک کی تھی جو کہ اس وقت بالکل خاموش تھی۔ پھر اس نے عمران کے دل کے دھڑکن کان لگا کر سنی، وہ بھی بے حرکت تھی۔ اس نے بے ساتہ بے حس و حرکت پر اس کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، لیکن عمران کے ساکت وجود میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ ریحان نے پھٹی پڑی آنکھوں سے عمران کو دیکھا اور نفی میں سار ہلاتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو دیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا۔ ریحان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کی چیخیں سن کر ایلس بھی کمرے میں آ چکی تھی اور روتے بلکتے ریحان کو سپار نظر سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر گھر پر فون کر کے سب کو بتانے کے بعد اگلے دن وہ عمران کی باڈی کو لے کر پاکستان روانہ ہو گیا تھا۔ ایلس بھی ان کے ساتھ رہے تھے۔ پہلے تو وہ جانے سے ہی انکاری تھی مگر ریحان نے اسے مزید پیسے دے کر ڈلیوری تک پاکستان میں رکنے کا راضی کر لیا تھا۔ وہ کافی چلاک عورت تھی، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کر اپنا کام نکلوانا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ اس نے ریحان کے ساتھ بھی ڈیل کی تھی کہ جب تک اس کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی ریحان کو ہر دن کے حساب سے اسے پیسے دینے ہوں گے، اور ریحان کی مجبوری تھی جو اس گھٹیا عورت کی بات ماننے سے مجبور تھا۔ ایلس کے پاس ان کی عمران کی امانت تھی جسے کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا تھا۔ شاہ ہاؤس میں عمران شاہ کی جوان موت نے کہرام مچا دیا تھا۔ زمان شاہ تو اپنے سامنے پڑی ہوئی عمران شاہ کی میت کو دیکھ کے بالکل ڈر سے گئے تھے۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ عمران سے ناراض تھے، اس کے شاہ ہاؤس میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اسے اپنے لیے مرا ہوا مان لیا تھا مگر ماننے اور ہونے میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ اس کو گھر سے نکالنے کے بعد وہ کئی بار چھپ چھپ کر اس کی تصویر کو سینے سے لگائے روئے تھے، اور عمران کی ماں کے انتقال پر اس کی یاد انہیں شدت سے آئی تھی۔ اپنے غصے اور ضد میں وہ اتنے آگے چلے گئے تھے کہ جیتے جی ایک ماں کو اس کے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے انہوں نے ترسا دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا غم دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب وہی بیٹا ان کے سامنے کفن اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ ضد میں وہ بھی ان کے جیسا تھا۔ جیتے جی اس نے بھی دوبارہ شاہ ہاؤس میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ان کی نظر سے دور تھا مگر دل میں کہیں نہ کہیں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، مگر اب وہ اپنے دل کو کیا کہہ کر بہلاتے۔ ریا، زینب، دریا بیگم عمران کی ناگہانی موت پر زور قطار رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے، اور زاویار اور شہریار بھی خاموشی سے اپنے آنسو کو سب سے چھپائے پھر رہے تھے۔ عمران کی تدفین کے بعد گھر آتے ہی زمان شاہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ان کا کام باقیوں سے زیادہ بڑا تھا، اس لیے کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ عمران کی موت کو 5 دن ہو گئے تھے جب ایک شام ایلس کی اچانک طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی تھی۔ فاطمہ دریا بیگم کے ساتھ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے جہاں اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ فاطمہ کا بھی یہ آخری مہینہ تھا، اسی ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا، اس لیے ایلس کے ایڈمٹ ہونے کے بعد فاطمہ دریا بیگم کو لیے فرسٹ فلور پر اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ان کی چادر میں الجھ کر ان کا پیر پھسلا اور وہ سینوں سے گرتی ہوئی چلی گئی۔ ان کا ہاتھ جھٹکے سے دریا بیگم کے ہاتھ سے کب چھوٹا پتہ نہیں چلا۔ ان کی دردناک چیخیں ہاسپٹل میں گونجنے لگی تھی۔ ان کی چیخیں سن کر ہاسپٹل کا عملہ فوراً حرکت میں آیا تھا۔ فاطمہ کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اسے جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے کر جایا گیا جہاں پر کافی سارے ڈاکٹرز ان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دریا بیگم نے ہاسپٹل کے ریسیپشن سے ریحان کو کال کر کے فاطمہ کے گرنے کا بتا دیا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا بھاگا ہاسپٹل پہنچا جہاں پر ڈاکٹروں نے فاطمہ کی حالت کافی تشویشناک بتائی تھی۔ اس کا فوری آپریشن ہونا تھا جس کے لیے ریحان کے سائن چاہیے تھے۔ دریا بیگم نے تو گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا اور ریحان ان کو تسلی دیتا فاطمہ نرس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر، اگر دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچانی ہو تو آپ میری وائف کو بچائیے گا پلیز۔ آپریشن فارم پر کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتے ریحان نے دھیمی آواز میں ڈاکٹر سے کہا تھا اور ڈاکٹر اس کو تسلی دیتی ہوئی اندر آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تھی۔ ایلس بھی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی۔ ریحان اس کے بارے میں دریا بیگم سے پوچھتا ہوا نیچے پہنچا تھا اور ایلس لیبر روم میں تھی۔ اندر سے باہر آتی نرس نے ریحان سے جب ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ کچھ ہی دیر میں ایلس کی ڈلیوری متوقع ہے۔ ریحان دل ہی دل میں عمران کے بچے کی حیات کی دعا کرتا واپس اوپر پہنچا تھا۔ شاہ ہاؤس میں ابھی کسی کو بھی فاطمہ کے بارے میں نہیں پتا تھا کیونکہ دریا بیگم نے بھی ریحان کے آفس فون کر کے اس کو بلایا تھا، اس لیے وہ افراتفری میں بنا کسی کو بتائے بھاگ کر چلایا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد نیچے لیبر روم والی نرس ریحان کو اوپر فلور پر نظر آئی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس پہنچا۔ نرس بھی شاید اسے ڈھونڈتے ہوئے اوپر آئی تھی، تبھی ریحان کو دیکھتے فوراً اس کے پاس آ کر مبارکباد دینے لگی۔ مبارک ہو، آپ کے پیشنٹ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ نرس خوشی سے بتا کر وہیں پر کھڑی شاید اپنے لیے کسی نوازش کی منتظر تھی۔ ریحان نے اللہ کا شکر ادا کرتے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر نرس کے حوالے کیے اور دریا بیگم کو بتاتا ہوا جلدی سے نیچے پہنچا۔ ماں اور بچے کو وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ ریحان نے اشارے سے دوبارہ اسی نرس کو بلا کر بچے کو دکھانے کے لیے کہا تھا۔ نرس اسے کچھ دیر رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر میں نرس ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے بچے کو لے کر باہر آئی تھی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر جلدی سے بچے کو تھاما تھا۔ بچہ ہو اس کا عکس تھا، یعنی کہ وہ اپنے باپ اور تایا پر گیا تھا۔ یہ بچہ اس کی عمران کی نشانی تھا، اس کا خون تھا۔
रेहान ने झुककर बच्चे की पेशानी चूमी। तभी दरिया बेगम मुस्कुराती हुई सामने से आती हुई दिखाई दी। रेहान, मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है। खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। तुम चलो, मैं घर फोन कर आती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फूफो रुकें प्लीज, ये अपने इमरान का बेटा है, क्या उसे आप नहीं देखेंगी? वो घर पर अभी फोन मत करें, कुछ जरूरी बातें हैं जिनको क्लियर करने के बाद ये तीनों घरों में सबको इतला करेंगे। रेहान ने बढ़कर बच्चे को दरिया बेगम को थमाया और खुद अंदर वार्ड में इमरान की बीवी के पास चलाया। तुम्हारा काम खत्म हो गया, मेरी बाई की निशानी मुझे मिल चुकी है, अब तुम वापस लौट सकती हो और भूल कर भी तुम दोबारा यहाँ पर आओगी ना मेरे भतीजे पर किसी किस्म का हक जताओगी। डील के मुताबिक तुम्हारा अब इस बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं है। रेहान ने अपने कोट की पॉकेट से चेक बुक निकाल कर उस पर साइन किए और एलिस के पास रख दिया। जितना पैसा चाहे ले लो, रेहान ने हकारत से इस औरत को कहा, जिसने मुस्कुराती हुई नजरों से रेहान को देखा और चेक पर अमाउंट लिखने लगे। नीचे सारी कार्रवाई निपटाकर रेहान बच्चे को अपने साथ लेकर ऊपर आ गया। उसने बच्चे का चेहरा भी उसकी मां को नहीं दिखाया था। ऊपर फातिमा को रूम में शिफ्ट किया जा चुका था, मगर फिलहाल वो बेहोश थे। रेहान अपने बेटे को देखने के लिए जब अंदर रूम में पहुंचा तो बच्चा एक साथ पर रखे कॉट में लेटा हुआ था और रेहान ने आगे बढ़कर अपने हाथ में मौजूद आधे घंटे पहले पैदा हुए अपने भतीजे को भी बेटे के पास लटा दिया था। उसका बेटा और पास लेटा हुआ बच्चा हूबहू एक जैसी शक्ल के थे। जरा बताएं तो फुप्पो, इनमें से मेरा बेटा कौन है और कौन इमरान का? अंदर दाखिल होती दरिया बेगम को रेहान ने मुस्कुराती हुई नजर से देखा पूछा था। वो भी ताज्जुब से दोनों बच्चों को देखने लगी जो बिल्कुल एक जैसी शक्ल के थे। तुम करना क्या चाहते हो रेहान शाह? मैं अब तक समझ नहीं सकी। तुमने घर में भी किसी को इतला करने से मना कर दिया, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आहर उन्हें परेशान नजरों से फातिमा को देखते हुए रेहान से पूछा था। कुछ नहीं फुप्पो, ये बच्चा मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैं उससे अपनी औलाद जैसी ही मोहब्बत करूंगा, मगर फातिमा, उसका इस बच्चे से इतना गहरा रिश्ता नहीं है। वो कभी भी अपनी औलाद जितनी अहमियत इस बच्चे को नहीं दे सकेगी। अपने बच्चों के सामने उसको नजरअंदाज कर देगी और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है फुप्पो कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। आप फातिमा के होश में आते ही उसको बताएंगी कि उसने कुछ देर पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और इमरान की बीवी हमें धोखा देकर बच्चे के पैदा होते ही बच्चा समेत हॉस्पिटल से भाग गई है। रेहान पूरी बात समझाने के लिए दरिया बेगम को लेकर अब बाहर आ चुका था। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर डॉक्टर्स भी सब जानते हैं, वो फातिमा को सब बता देंगे। ये नहीं हो सकता रेहान, दरिया बेगम ने दो टोक लहजे में कहा। सब कुछ हो सकता है पुप्पो, पैसे से सब हो जाता है। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर मसाई से ज्यादा बिजनेस में करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर पैसा देकर डॉक्टर्स में पूरे स्टाफ का मुंह बंद करवाया जा सकता है और वो मैं कर चुका हूँ। कुछ देर में फातिमा का होश आ जाएगा। आप और डॉक्टर उसको वही बताएंगे जो मैंने कहा है। तब तक मैं इमरान की बीवी को उसके असल ठिकाने पर पहुंचा कर आता हूँ। दरिया बेगम अब भी तसबस का शिकार थी। वो इतना बड़ा झूठ आहर कैसे फातिमा से बोल सकती थी? उन्हें परेशान बैठा देकर रेहान ने उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा था। आपको मेरी कसम फुप्पो, अब मेरी खातर फातिमा और घर वालों से वही कहेंगी जो मैंने कहा है। प्लीज फुप्पो, मेरी खातर, इमरान की खातर आप ये काम करेंगी? बोले। रेहान ने दरिया बेगम को अपनी कसम देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। अब उन्हें वही करना था जो रेहान चाहता था। तभी उन्होंने धीरे से असबाब में सारी हिलाकर रेहान को अपनी रजामंदी दे दी थी। फिर रेहान उनको ऐसे बैठा छोड़कर एलिस को लिए हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। उसकी गाड़ी शहर के एक गुमनाम से होटल की जानब गामसन थी, जहाँ पर 2 दिन के लिए एलिस को रुकना था। 2 दिन बाद उसकी लंदन वापसी की फ्लाइट रेहान पहले ही बुक करवा चुका था। उसके गाड़ी से बाहर निकलने से पहले रेहान ने दोबारा से उसे रोककर बावर करवाया था। उम्मीद करता हूँ कि अब तुमसे कभी मुलाकात ना हो, क्योंकि तुमसे दोबारा मिलने का सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें ही होगा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अटवा कर ठिकाने लगाने में, इसलिए किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना। आज से तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। परसों मैं जिस वक्त आऊंगा तुम मुझे यहीं पर मिलना। वैसे भी मेरे आदमी तुम पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए तुम कहीं भी भाग नहीं सकती। उसके सिवा मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। भूल जाना तुम इमरान शाह नाम के किसी बंदे को जानती हो, और ये भी कि तुम्हारा कोई बेटा भी था। रेहान ने एक बार उसे वार्न किया था। ओह कम ऑन, हम लोग तुम लोगों जैसे इमोशनल फालूस नहीं है। मुझे ये सब करना होता तो मैं तुमसे तुम्हारे भाई से किसी किस्म की कोई डील ना कर दी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था। तुम्हारे भाई ने मेरे सामने हाथ पैर जोड़कर मुझे राजी किया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। मैंने इस बच्चे के लिए सिर्फ इस शर्त पर हाँ की थी कि उसके बदले में वो मुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा था। अब मेरा काम हो चुका है। मेरा बॉयफ्रेंड लंदन में मेरा इंतजार कर रहा है और मैं खुद यहाँ से जल्दी जाना चाहती हूँ, और तुम समेत तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे भाई के बच्चे से मेरा अब कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे लेक्चर मत दो। परसों टाइम पर वापस आ जाना ताकि मैं जल्दी से अपने मुल्क पहुंच सकूं। एलिस गुस्से में रेहान को एक ही 10 बातें सुनाते झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए थे और रेहान ने
तासब से अंदर जाती इस बेहिस औरत को देखा था। कुछ पल के लिए तो रेहान को उसे बुरी तरह से गिन महसूस हुई थी। वो सर से पैर तक गलाजत का ढेर थी, जिसका दीन ईमान पास पैसा था। इसी पैसे को पाने के लिए वो इतनी आंधी हो गई थी कि अपने चंद घंटे पहले पैदा हुए बच्चे तक को भी उसकी कोई फिक्र ना थी, जिसको वो यहाँ से यारो मददगार छोड़कर जा रहे थे। ये ठीक था कि रेहान इस बच्चे का ताया था, मगर वो तो उस बच्चे की सगी माँ थी। उसका नेमो बदल कोई नहीं हो सकता था। मगर ये बात इस बेहिस औरत को कौन समझाता, जो पैसे के लिए आंधी हो चुके थे। इसी पैसे के लिए उसके भाई को इतना बड़ा सहम दे गई थी कि उसकी बेवफाई का दर्द दिल में लिए वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था। रेहान ने सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट की और दोबारा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते रेहान ने तीनों घरों में सबको फोन करके अपने जुड़वा बच्चों की खुशखबरी दी थी। शाह हाउस, दरानी हाउस, शहरियार मैंशन के सोगवाम हॉल में इस खबर से इतने दिन बाद खुशी की लहर दौड़ गई थी। और जमान शाह तो फोन सुनते ही हॉस्पिटल दौड़ पड़े थे। कुछ ही देर में फातिमा को भी होश आ गया था। उसे दरिया बेगम ने जब उसके जुड़वा बेटों के बारे में बताया तब वो हैरान रह गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था। तब तो डॉक्टर ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर फिलहाल वह खामोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही जैनब, रिया, महवश भी अपने अपने शोहरों और बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब लोग फातिमा के रूम में जमा थे। 9 साल रोशान और 7 साल राम अपने नन्हे भाइयों को देखकर खुशी से चहक रहे थे, और राम तो बार बार अपने भाइयों को एक साथ गोद में लेना चाहता था। जैनब कई बार उसको पकड़कर रोक चुके थे, मगर वो हर बार उसकी नजर बचते ही फिर से बच्चों के पास पहुंच जाता। हाशिम, हादी, हूर, फरहान, फहद, आयजा, अनाया बच्चों के कार के इर्द गिर्द खड़े चमकती हुई आंखों से एक जैसी सूरत वाले इन रूई के गुड्डों को देख रहे थे। जमान शाह ने जब रेहान से इमरान की बीवी की बाबत पूछा तो उसने सबके सामने उन्हें बताया कि इमरान की बीवी ने उन्हें धोखा दिया है। वो एक लालची फितरत की औरत थी और इमरान की डेड बॉडी साथ वो यहाँ पर सिर्फ अपने मुफाद की खातिर आए थे, क्योंकि उसे यहाँ आने के लिए और बच्चे के पैदा होने के बाद उसे शाह खानदान को सौंपने के लिए रेहान ने पैसे दिए थे, जो कि झूठ भी नहीं था। पैसा मिलते ही वो अपनी जुबान से फिर गई थी और बच्चे के पैदा होते ही उसे लेकर हॉस्पिटल से न जाने कहाँ फरार हो गए थे। सब लोग इमरान की आखिरी निशानी खोकर मलोल हो गए थे। जमान शाह, जो कि इमरान के बाद उसके बच्चे के रूप में दोबारा से अपने बेटे को पाने की आस लगाए बैठे हुए थे, उनके लिए ये दचका बहुत ही बड़ा था। वो हाथ से रंजीदा हो गए थे। हालांकि रेहान समेत शहरियार, फरमान और जाबिया ने उन्हें तसल्ली दी थी कि उस औरत को ढूंढकर इमरान के बेटे को वापस लेकर आएंगे, मगर वो जानते थे कि इतने छोटे से बच्चे को वो लोग कानून के जरिए भी मां से जुदा नहीं कर सकते थे। इसलिए जमान शाह हाथ से अफसुर्दा थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग बच्चों को प्यार करते हुए दुआओं से नवाज कर वापस चले गए थे, और रेहान ने दरिया बेगम को भी सबके साथ भेज दिया था। आज हॉस्पिटल में फातिमा के पास उसे रुकना था। अभी सब लोग पास निकलने ही लगे थे कि नर्स रेहान को बुलाने चली आई थी। फातिमा की डॉक्टर ने रेहान को बुलाया था और रेहान नर्स के साथ ही बाहर चला गया था। ये वही डॉक्टर थी जो रेहान के प्लान में शामिल थी। उसने बाकी जूनियर डॉक्टर और स्टाफ को साथ ही साथ ऑर्डर दिया हुआ था कि बच्चों का सच किसी पर भी जाहिर ना किया जाए, ना बच्चों की माँ को कुछ पता चले और ना ही शाह हाउस के किसी दूसरे फर्द को। डॉक्टर ने कुछ देर पहले दोनों बच्चों को फातिमा के रूम में एक साथ देख लिया था। वो दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे शक्लों के थे। तभी डॉक्टर ने रेहान को बच्चों के दरमियान पहचान की खास निशानी बताई थी। रेहान के बच्चे की गर्दन की सीधी तरफ ऊपरी हिस्से से सीने तक एक लंबी लकीर की सूरत लाल रंग का निशान था, जो बच्चे की तेज सफेद रंगत पर अच्छी तरह वाज़ेह हो रहा था। और यही उसके और इमरान के बच्चे के बीच एक मामूली सा फर्क था, जिसे रेहान ने ज़हन नशीन कर लिया था। वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हुआ वापस फातिमा के रूम में पहुंचा था। फातिमा, जो कब से उसे अकेले में बात करने की मुंतजिर थी, उसके आते ही पूछ बैठी थी, रेहान, ये बच्चे जोरमा? मेरे कहने का मतलब है डॉक्टर ने मुझे बताया तो नहीं है, और इमरान की बीवी बच्चे को कब लेकर गई? फातिमा, जो बच्चों को लेकर अब भी कशमकश का शिकार थी, फिर इमरान की बीवी का बच्चे समेत गायब हो जाना भी उसके लिए एक पहेली था। रेहान के आते ही अपने ज़हन में मौजूद उलझन को उसके सामने बयान कर बैठे। रेहान ने बाग को उसको देखा। उसे महसूस हुआ कि फातिमा के ज़हन में यकीनन कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। फातिमा, तुम ये सब क्या सोच रही हो? कुछ भी ऐसा वैसा सोचने से पहले तुम्हें अभी डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ये दोनों बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं। मैं उनकी पैदाइश के वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही था। डॉक्टर ने खुद ऑपरेशन थिएटर से निकलकर बच्चे मुझे दिखाए थे, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसे तुम पूछ सकती हो सकता है कि तुम्हें डॉक्टर की तस्दीक करवाने पर यकीन आ जाए। वो तो तुमसे झूठ नहीं कहेगी ना? रेहान ने बीवी का चेहरा देते हुए संजीत से कहा था। नहीं रेहान, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उस गैर डॉक्टर पर एतबार होगा, आप पर नहीं। ऐसा आपने सोचा भी कैसे? मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मुझे डॉक्टर ने कभी बताया नहीं कि मेरे यहाँ जुड़वा बच्चे होंगे। बस इसलिए पूछ रही थी। प्लीज आप मुझे गलत मत समझे। लाएं, मुझे भी दिखाएं, मुझे अपने बच्चों को देखना है। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और रेहान अपनी जगह से उठकर बच्चों को उसके पास लेकर आया।
ایک بچے کو ریحان نے فاطمہ کے پہلو میں لٹا دیا تھا اور دوسرے کو خود لے کر بیڈ پر فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ریحان، یہ تو بالکل آپ کے جیسے ہیں، دونوں کی شکلیں اتنی ملتی ہیں، میں ان کو پہچانوں کی کیسے؟ فاطمہ نے دونوں بچوں کو باری باری چومتے ہوئے ریحان سے پوچھا۔ ان میں سے ایک کے گردن پر سیدھی طرف برتھ مارک ہے، ریڈ کلر کی ایک لمبی لائن، دیکھو دونوں میں سے کس کی ہے وہ لائن؟ ریحان نے اپنی گود میں موجود بچے کا کمر ذرا سا ہٹا کر اس کی گردن کو دیکھا اور فاطمہ اپنے پاس لیٹے ہوئے بچے کو دیکھنے لگے۔ ریحان کی گود میں جو بچہ تھا اس کی گردن پر وہ نشان موجود تھا۔ اس نے فاطمہ کو بچے کا نشان دکھایا تھا، تبھی ریحان کی گود والے بچے نے مسمسا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کے رونے کی آواز کے ساتھ ہی دوسرا بھی انگڑائی لیتا ہوا منہ بنانے لگا تھا۔ ریحان کی گود میں روتے ہوئے بچے نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا تھا، جس سے اس کی آنکھوں کا رنگ واضح ہو گیا تھا۔ ریحان کے بیٹے کی آنکھوں کا کلر بالکل ریحان کی طرح تھا، ڈارک گرے، اور ریحان نے فاطمہ کو اپنے بیٹے کی طرف متوجہ کیا۔ فاطمہ نے ایک نظر بچے کو دیکھا اور ریحان کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں دیکھو، بالکل میرے جیسی ہیں، تم دکھاؤ تمہارے والے کی کیسی ہیں؟ فاطمہ نے اپنے پاس لیٹے ہوئے بچے کو ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، جو پوری آنکھیں کھولے منہ بناتا ہوا بس رونے کی تیاری میں تھا۔ اس بچے کی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا، چاکلیٹ براؤن۔ اتفاق سے فاطمہ کی آنکھوں کا رنگ بھی ڈارک براؤن تھا، اور فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ریحان کو دیکھا، دونوں کو پہچاننے کی دوسری نشانی۔ میرے بیٹے کی آنکھیں میری طرح براؤن ہیں، آپ کے بیٹے کی آپ کی طرح گرے، اس لیے آج سے طے ہوا کہ روحان شاہ میرا بیٹا ہے اور رقیم شاہ آپ کا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے محبت سے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تھا۔ ارے واہ، تم نے ہمارے بچوں کے نام بھی رکھ دیے، گریٹ، تو طے ہوا آج سے روحان شاہ تمہارا اور رقیم شاہ میرا۔ ریحان نے دونوں بچوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ نہ صرف فاطمہ کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا، بلکہ کافی حد تک اسے مطمئن بھی کر چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب فاطمہ ڈاکٹر سے بھی اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرے گی۔ رقیم اور روحان شاہ کی پیدائش کے 2 دن بعد ہی مہوش کے ہاں عادل اور 1 ہفتے بعد ریحا کے ہاں حالی پیدا ہوا تھا، جبکہ پورے 15 دن بعد زینب کے ہاں پر فہیم نے جنم لیا تھا۔ یوں اپنے ماں باپ کی شادیوں کے اتنے سال بعد 15 دن کے اندر وقفے سے پیدا ہونے والے یہ 5 بچے آگے چل کر ان کے لیے کتنے ہنگامے کھڑا کرنے والے تھے، اس بات سے ان کے ماں باپ بالکل انجان تھے۔